हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 देख लिया है। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ और उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर देख लें ताकि आगे की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कंटिन्यू रहे। तो आज हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 करने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में अरुण तिवारी जी का एक कमेंट्स आया था कि वीडियोज को थोड़ा जूम किया जाए, चूँकि बोर्ड जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब आज से जो भी आपको वीडियोज अपलोड की जाएंगे उसमें मैं जूम कर दूँगा और जो भी आपके सजेशंस होते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होती है, जो भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप लोग खोल के कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूं और अगर आप लोगों को ही दिक्कत हो तो फिर मुझे वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या है। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल ओपनली कमेंट डालिए। आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछिए, क्वेरी पूछिए, वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो पूछिए, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, इन सब से रिलेटेड भी अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी पूछिए, चूँकि समस्या आपकी है और निदान मुझे करना है। तो फिर आप अगर अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो फिर मैं निदान कैसे करूँगा। तो अरुण तिवारी जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने सजेशन दिया और उनके सजेशंस पर मैं आज से वर्क करूँगा। चलिए तो फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो है जैसा कि मैंने बताया कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। अब हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 पे आते हैं। इसको भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसे क्यों कहते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहते हैं कि मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत का वायसराय था। तो ये दोनों नाम, एक राज्य सचिव का और एक वायसराय का, ये दोनों नाम मिला करके हम लोग इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। सेम एज हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी ऐसे ही था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में भी मार्ले जो है वो भारत के राज्य सचिव हैं और मिंटो जो है ये भारत के वायसराय थे 1909 के टाइम में। तो इस नाम से भी आपको याद रहेगा कि वायसराय इस टाइम कौन था या फिर राज्य सचिव कौन था, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के टाइम में वायसराय कौन था। तो आप लोग तुरंत ये कीजिए कि 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो चेम्सफोर्ड जो है वो उस टाइम भारत के वायसराय थे। तो कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि वायसराय चेम्सफोर्ड था या फिर मॉन्टेग्यू था। तो ऐसे टाइम के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि आज के भी डेट में कोई भी उद्घाटन हो या कोई भी शिलान्यास वगैरह करना हो या कोई भी कार्य होता है तो वहाँ पर मंत्रियों का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो सेम एज यहाँ पर भी वही था। राज्य सचिव कौन होता था? ये आपको ब्रिटेन में बैठते थे और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री थे, तो मंत्री का नाम पहले लिया गया और फिर उसके बाद वायसराय का नाम लिया गया। तो इससे आपको क्या होगा कि अब आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम मंत्री थे तो लंदन में रहेंगे तो लंदन में कौन था? तो राज्य सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन? तो वायसराय इंडिया में। ठीक है, ये गवर्निंग अथॉरिटी हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फीचर्स देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या अलग करने का प्रावधान किया गया ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य जो काम किया गया वो ये किया गया कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय का प्रावधान किया गया है। हस्तांतरित और आरक्षित विषय, तो हस्तांतरित विषय ये होता क्या था कि गवर्नर जो वायसराय थे वो कुछ पावर्स अपने काउंसिल को दे दिए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि आप लोग इन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं। और कुछ जो चीज़ें थी, कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो वायसराय या गवर्नर अपने पास रिजर्व रखता था। क्यों? क्योंकि इस विषय पर, इन विषयों पर वो हस्तक्षेप नहीं चाहता था। इसमें क्या कौन से मामले आ जाएंगे? जैसे सैन्य मामले आ जाएंगे, क्योंकि विद्रोह अगर हो रहा है तो भाई
वहाँ पर कौन, गवर्नर वायसराय जो होगा वही कंट्रोल करेगा, तो इसको वो आरक्षित मामले में रखते थे। इसके सैन्य मामले के अलावा वो कर भी रखते थे, टैक्स वगैरह, चूँकि उनकी जो इनकम थी शोषण करते थे तो आर्थिक शोषण के लिए वो टैक्सेशन करते थे, तो टैक्स लगाने का अधिकार भी वो खुद रखे थे। अगर टैक्स लगाने का अधिकार काउंसिल को दे देंगे तो फिर काउंसिल क्या करेगा भाई, बिल्कुल एकदम लिबरल कर देगा कि मतलब कि एकदम घाटे में दिखाना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से टैक्स जो है वो आरक्षित विषय में रहता था और इसको गवर्नर या वायसराय अपने पास रिजर्व रखता था। और हस्तांतरित विषय में कैसे कैसे ये आते थे, तो जैसे आपका हो गया लॉ एंड ऑर्डर, फिर आपका कृषि हो गया कि कृषि से संबंधित कानून वगैरह लाइए, तो ये सब चीज़ें जो थी वो हस्तांतरित विषय में था और ये हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि जिसमें कि भारतीय नियुक्त होते थे, जिसका कि इलेक्शंस वगैरह होता था। अब हम चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हस्तांतरित विषय पर हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्न करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल शासन करती थी, और आरक्षित विषय पर वायसराय शासन करता था, वो वायसराय कानून लाता था। अर्थात फिर से यहाँ पर दो व्यक्ति सामने आ गए, दो संस्थाएं पिक्चर्स में आ गई कि एक विषय पर आपको वायसराय की पूर्ण अधिकार है और दूसरे विषय पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो इससे क्या हुआ कि दो व्यक्तियों का शासन हो गया, तो फिर से द्वैत शासन हो गया, तो पुनः द्वैत शासन लागू हो गई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा। इसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म हुए वो ये है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था जैसा कि आज के प्रेजेंट डे में है लोकसभा और राज्यसभा, तो इस तरीके की दो सदन बैठती थी, तो इसको हम लोग द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गया। और इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन भी शुरू किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन, जैसा कि आज के डेट में होता है कि इलेक्शन जो होगा वो आप ओपनली कैंडिडेट ये खड़े होंगे, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और फिर वोटिंग होगी, सब वोट करेंगे, तो इस टाइप से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। लेकिन यहाँ पर जो था ये इसमें सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। वोटिंग राइट्स जो दिए गए थे वो आपको संपत्ति के आधार पर दिया गया था कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इसका मतलब कि ज़मींदारों को प्रेफरेंस दे दिया गया। फिर उसके बाद वोटिंग राइट्स जो है ज़मींदारों को मिल गया। फिर शिक्षितों को मिला कि एक सर्टेन डिग्री एक रख दी गई कि अगर भाई कोई ग्रेजुएट है तो वो वोटिंग कर सकता है। तो और फिर थर्ड क्या रखा गया कि कर के आधार पर कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर आप वोट कीजिए। तो इन तीन चीज़ों पर जो है वोटिंग राइट्स दिए गए। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो हुआ तो वो सारे मेंबर्स जो हैं डायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बहुमत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते थे और कुछ मेंबर्स जो हैं उनको वायसराय डायरेक्ट मनोनीत करता था। अभी भी मनोनीत वाला कार्य चल रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो 1909 वाले रिफॉर्म में हमने देखा था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर मुस्लिमों के लिए, जमींदारों के लिए, फिर विश्वविद्यालय के लिए और बंगाल ऑफ कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स बंगाल के लिए, इन चारों चीज़ों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ऑप्शंस में अगर आप यूपीएससी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देता है कि केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शंस आपको एकदम कूट जो भी बनाए उस पर बिल्कुल ध्यान देना है, और ख़ास करके जब आपको उस सेंटेंस में केवल रहे, एकमात्र रहे, तो ऐसे शब्दों पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि 1909 रिफॉर्म जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पर सीधे यही पढ़ते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केवल मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि आपको जमींदार, विश्वविद्यालय, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन तीनों के लिए भी आपको सीटें जो हैं आरक्षित की गई थी। पृथक निर्वाचन इन तीनों को भी दिया गया था मुस्लिमों के साथ साथ, अर्थात 4 लोगों को वहाँ से मिला है। तो यूपीएससी क्या करता है, या फिर यूपीपीसीएस और बीपीएससी भी अब स्टार्ट कर चुके हैं कि वहाँ पर कूट जो बनाएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म के द्वारा केवल मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो इस वजह से केवल अगर दिखे तो वहाँ पर ज़रूर गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर 4 की व्यवस्था की गई थी।
यहाँ पर क्या किया गया कि इस दायरे को और वाइड किया गया, ठीक है, इस दायरे को वाइड किया गया। तो किस किस को दिया गया, तो सिखों को दी गई, पहले तो उन चारों को तो था ही, उन चारों का रहा है, उसके आगे कंटिन्यू किया गया। तो अब क्या किया गया कि सिखों को दिया गया, ईसाइयों को दिया गया। ये ईसाई वैसे ईसाई हैं जो कि भारतीय ईसाई थे, अर्थात जो कन्वर्ट हुए, जो भारतीय थे और ईसाई धर्म को अपना लिए, वैसे ईसाइयों को यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अर्थात जो है गवर्नमेंट उस टाइम की खुद ही मतलब कि प्रमोट कर रही थी कि आप भाई रिलीजन चेंज कर लीजिए ताकि आपको आरक्षण मिल जाए। तो ये हुआ, ये भारतीय ईसाई थे। मैं भारतीय ईसाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, तो यूरोपियन भी आपको ईसाई थे। तो यहाँ पर यूरोपियन वाले ईसाई में केवल और केवल वैसे ईसाई आएंगे जो कि यूरोप से बिलोंग करते थे। इसमें आपको पुर्तगाल वगैरह ये के या फिर फ्रांस के जो भी यूरोपियंस जो यहाँ पर रह गए थे वो भी इसी में आएंगे। तो सिख हो गए, भारतीय ईसाई हो गए, आंग्ल भारतीय हो गए और यूरोपियन हो गए। आंग्ल भारतीय आप लोग समझ रहे होंगे किनको कहा जाता है। आंग्ल भारतीय उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वजों में से एक जो है वो आपको इंग्लिश मैन हो और एक जो है आपको भारतीय हो। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की शादी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर किसी भारतीय व्यक्ति की शादी यूरोपियन के साथ कर दी गई तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको आंग्ल भारतीय कहा जाता था। अर्थात एक तरफ से तो अंग्रेज और दूसरी तरफ से भारतीय, ठीक है, तो इनको आंग्ल भारतीय कहा गया। तो ये चीज़ था हमारा सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियन, इन चारों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ भी 4 हैं और 1909 में भी 4 हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में क्या थी, सेम एज 1909 में वहाँ पे बताया हूँ कि इलेक्शन में खड़े भी कैंडिडेट भी यही बनेंगे और जो वोटर्स होंगे वो भी आपको यही लोग होंगे। अर्थात जो कंस्टिट्यूएंसी, जो निर्वाचन क्षेत्र आपको ईसाइयों के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो उस निर्वाचन क्षेत्र से ईसाई कैंडिडेट ही खड़ा होगा और वहाँ पर वोटिंग राइट्स जो है वो केवल और केवल ईसाइयों को ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मुख्य चीज़ जो था वो ये था कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। जस्ट लाइक संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उस समय नाम जो था वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, इसलिए मैं केंद्रीय लिखा हूँ, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपको 1926 में ये बन के तैयार हुआ और अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया और फिर ये यहाँ पर रिक्रूटमेंट वगैरह केंद्रीय लोक सेवा आयोग करना शुरू किया। और ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो बना ये आपको ली कमीशन के रिकमेंडेशन से बना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ली कमीशन, कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो रिकमेंडेशन था, जिसने इसको रिकमेंड किया वो ली कमीशन था। चूँकि ली कमीशन जो है ये डायरेक्ट आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में जो बना वो किस कमीशन से बना, और ये आपको एम लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है, इस वजह से मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ली कमीशन LEE, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग अलग किए गए। प्रोविंस आपको बन चुके थे, गवर्नर आ चुके थे हर प्रोविंस में, और सेंट्रल में आपको वायसराय था। तो आपको केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों अलग किए गए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई है। याद रखिएगा, लंदन में, ये लंदन में ही रहेगा, अर्थात ब्रिटेन में रहेगा, जस्ट लाइक भारत सचिव, ठीक है। भारत सचिव की तरह अब भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति हो रही है और ये भी आपको लंदन में ही रहेगा। और ये करते क्या थे, तो भारत सचिव की जो 15 सदस्यीय काउंसिल थी, जो 15 मेंबर्स काउंसिल थी भारतीय सचिव की, भारत के राज्य सचिव की, उसको अब ये असिस्ट करते थे, अर्थात उसके अधीन ये काम करते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इतना जो है वो सफिशिएंट है। अब हम लोग, हाँ एक और चीज़, एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही कहा गया कि 10 साल पर एक कमीशन आएगा जो कि
क्या क्या चेंजेज हुए उसको रिफॉर्म करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है, तो 10 साल के बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा और ये 10 साल के बाद जो कमीशन आना था वो आपको 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये 1929 में नहीं आया और ये जो कमीशन आया था उसी कमीशन को हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा साइमन कमीशन पे कर लेते हैं। लिए तो अब हम लोग साइमन कमीशन देखते हैं। साइमन कमीशन ये आपको नवंबर 1927 में आया, लेकिन 1919 में जो रिफॉर्म आया था जिसको कि हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें कहा गया था कि अगला कमीशन जो रिव्यू करने के लिए आएगा, जो चेंजेज आ रहे हैं उसको रिव्यू करने के लिए जो कमीशन आएगा वो 10 ईयर्स के बाद आएगा, अर्थात 10 सालों के बाद भेजा जाएगा। तो 1919 में कहा गया था, तो नियम था तो 1929 में भेजा जाना चाहिए था, लेकिन यह 2 साल पहले नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया और ये 7 मेंबर्स कमीशन था। इसके सदस्य जो थे 7 सदस्य थे, जिसमें से कि चेयरमैनशिप जो थी, जिसकी अध्यक्षता थी, उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसको कि 1919 के एक्ट में जो चेंजेज लाए गए थे उसका क्या प्रभाव पड़ा तथा और क्या सजेस्ट किया जाए कि अगला जो हमारा एक्ट लाया जाएगा उसमें क्या चेंजेज लाया जाए ताकि गवर्नेंस इंडिया का बेहतर हो। इस चीज़ के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ये अपने समय से 2 साल पहले स्थापित किया गया था। तो पहला रीज़न ये हो जाता है कि इसकी वजह से काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, और सेकंड रीज़न ये हो जाता है कि इसके जो 7 मेंबर्स थे, जो इसके 7 सदस्य थे, तो सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे, अर्थात ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के लोग थे। तो इस वजह से सारे पार्टी के लोगों ने इसका बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार सारे पार्टी के लोगों ने किया था, चाहे वो आपको कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम लीग हो या फिर हिंदू महासभा हो या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो अंबेडकर के नेतृत्व में जो थी, सभी ने इस कमीशन का विरोध किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सारी पार्टी ने बॉयकॉट किया। कूट में आपको ये भी कहा जा सकता है कि केवल कांग्रेस ने बहिष्कार किया या फिर केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो ऐसा नहीं है, सारे पार्टी ने बहिष्कार किया है। ठीक है, तो सारे इसके 7 मेंबर्स थे, तो इस वजह से सारे पार्टी ने बहिष्कार किया और ये अपने समय से 2 साल पहले 1927 में इसकी गठन हो गई। अब हम चलते हैं, और इसके अगेंस्ट में आपका विरोध हुआ था साइमन गो बैक, तो वो सब हिस्ट्री पोर्शन है कि आपको लाला लाजपत राय की पर ये लाठी वगैरह चले जिनसे कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब हिस्ट्री में हमने कवर किया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिकमेंडेशन पे, अर्थात साइमन कमीशन जो बना था इसने क्या क्या रिकमेंड किया, क्या क्या सुझाव दिए, फर्दर क्या क्या चेंजेस लाया जाए इंडिया की गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए। तो इसने क्या सुझाव दिया था? सबसे पहले इसने सुझाव जो है 1930 में दिया, लगभग 2 साल लग गए इसको अपना रिपोर्ट तैयार करने में। तो 1930 में इसने सुझाव दिया, और इसने सुझाव दिया कि डायरकी को एबॉलिश किया जाए, अर्थात जो द्वैत शासन व्यवस्था थी, जो 2 का शासन चल रहा था कि वहाँ पर आरक्षित विषय और ये, तो ये 2 का शासन खत्म किया जाए। तो इसको द्वैत शासन की समाप्ति के रूप में देखा जाता है। द्वैत शासन की समाप्ति इसे कहा गया कि इसने रिकमेंड किया। और एक और चीज़ जो इसने कहा, वो कहा कि राज्यों में सरकार बनाई जाए, अर्थात प्रोविंस में भी गवर्नमेंट बनाया जाए। वहाँ पे क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो सेंट्रल के लिए था, गवर्नर भी जो था वो सेंट्रल के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर सुझाव क्या दिया गया कि राज्यों में भी सरकारें होनी चाहिए ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना हो सके और गवर्नेंस अच्छा हो सके। तो ये इसके 2 मुख्य सुझाव थे, इनको आप याद रखिएगा कि एवोल्यूशन ऑफ डायरकी और गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, और ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कम्युनल अवार्ड पर, सांप्रदायिक अवार्ड पे आते हैं। चलिए, तो अब हम लोग कम्युनल अवार्ड देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड यह 1932 में प्रदान किया गया, और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम पूछा जाता है कि किसके द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई।
तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। सांप्रदायिक अवार्ड है क्या? इससे पहले हमने देखा था 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा मुस्लिमों को, ज़मींदारों को, इन लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, उनका अलग निर्वाचक होता था। फिर 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, उसमें इसको और वाइड करके आपको क्रिश्चियन को दे दिया गया, भारतीय ईसाइयों को, फिर यूरोपियंस को दिया गया, सिखों को दिया गया, इन लोगों को दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया, 1932 में डिप्रेस्ड क्लासेस को, अर्थात जो प्रेजेंट टाइम में जिनको हम लोग एससी के नाम से जानते हैं, अनुसूचित जातियों को, उनको क्या किया गया कि अलग इलेक्टोरेट दिया गया, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अर्थात वहाँ पर वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और वही वोट करेंगे। तो ये था हमारा कम्युनल अवार्ड 1932 का, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड के टाइम में आया, ये ब्रिटेन के उस टाइम के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी जो थे उस टाइम यरवदा जेल में बंद थे, तो यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, भूख हड़ताल कर दी। तो फिर कांग्रेस नेताओं और डिप्रेस्ड क्लास के जो नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट की घोषणा की गई, पूना पैक्ट, अर्थात समझौता हुआ इन दोनों के बीच में। तो उस समझौते में क्या कहा गया कि जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं, जो आप ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट भी हमारा और निर्वाचक मंडल भी हमारा, तो ऐसा आप मत कहिए। आप भले अपना कैंडिडेट दीजिए, लेकिन निर्वाचक मंडल सबका होगा। तो पूना पैक्ट में ये कहा गया कि आपको सीट जो है वो रिजर्व कर दिया जाएगा, अर्थात डिप्रेस्ड क्लासेस को, एससीज को सीट रिजर्व दिया गया, अर्थात वो इन सीटों पर वो खुद खड़े होंगे, अर्थात एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, एससी कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन जो चुनने वाले होंगे, जो इलेक्टोरेट होंगे, वो आपको ज्वाइंट हिंदू होंगे, अर्थात डिप्रेस्ड क्लास भी होंगे और हिंदू भी होंगे। तो ये था हमारा पूना पैक्ट में कि आपको रिजर्व सीट दिया गया, लेकिन जो चुनने वाले होंगे, जो वोटिंग करेंगे, वो टोटल हिंदू होंगे, हिंदू और एससी दोनों मिला करके। तो ये चीज़ हमारा पूना पैक्ट समझौते में कहा गया। और फिर जो अलग वो लोग निर्वाचक मांग रहे थे, अलग निर्वाचन मांग रहे थे, वो फिर खत्म हो गया पूना पैक्ट के द्वारा। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये 2 एक्ट बच गए हैं। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करते हैं। और आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।